एक्सपोजर लॉ। दिस इज वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ द चैप्टर, ठीक है। और आज हम ये स्टडी करेंगे कि अर्थ के चारों तरफ अगर एक सैटेलाइट मूव करता है, जैसे कि एक न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, तो इलेक्ट्रॉन्स के पास काइनेटिक एनर्जी होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है, टोटल एनर्जी होता है। तो प्लैनेटरी मोशंस भी एग्जैक्टली सेम ही तो है। इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के चारों तरफ गोल घूमता है तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है और वही फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स देता है। यहाँ पर सिर्फ इस कहानी में वो सेंट्रीपिटल फोर्स को हम क्या उस अट्रैक्टिव इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स जो है इन दिस केस वो क्या, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। इज दैट क्लियर? तो जिस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स एक न्यूक्लियस के चारों तरफ गोल घूमता है, यहाँ पर एक सैटेलाइट जो है वो भी अर्थ के चारों तरफ क्या करेगा, गोल घूम रहा है। तो इन दिस केस हम क्या करेंगे, उसका काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, उसका पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, इसका टोटल एनर्जी निकालेंगे, ठीक है ना। अभी एक सैटेलाइट का ऑर्बिट में वेलोसिटी कितना है वो तो हमने निकाल के रखा है लास्ट क्लास, क्या था ना, याद है नहीं है? कैसे करके निकाला था? हमने बोला था कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दैट इज इक्वल टू व्हाट mv²/r, और ग्रेविटेशनल फोर्स की जगह हमने फोर्स का एक्सप्रेशन पुट कर दिया था, दैट इज G M छोटा m बाई RE + h द होल स्क्वायर, वहाँ से डिराइव किया था। और अगर तुमको याद है उस स्पीड का फॉर्मूला क्या था, v = √G me/RE + h, राइट? इफ यू हैव द नोट वहाँ पर ये लिखा रहा है। तो अभी अगर ये जो सैटेलाइट है इसका मास m है, ये सरफेस h हाइट पे है, अर्थ के सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है, RE + h डिस्टेंस पे। इज दैट क्लियर? RE + h डिस्टेंस पे है। तो अभी इफ इट इज ट्रैवलिंग अलोंग दिस डायरेक्शन विद अ वेलोसिटी v इन दिस केस इज गिवन एज √G me/RE + h। इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ mv²। तो हाफ mv² करूँगा तो क्या आएगा, G me डिवाइडेड बाय व्हाट, RE + h। तो ये कितना है, दैट इज G M छोटा m me छोड़ो, ठीक है ना। मास ऑफ अर्थ हमको कैपिटल M ही लिखते हैं, ठीक है ना। G M छोटा m डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ, अच्छा, सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। इज दैट क्लियर? ये अगर काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन है एंड इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि ये वाला एनर्जी हमेशा पॉजिटिव ही होगा, काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। इज दैट क्लियर? तो इस सैटेलाइट के पास कैसा कैसा फॉर्म्स ऑफ एनर्जी होगा, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, जस्ट लाइक द इलेक्ट्रॉन हैज काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, जस्ट लाइक दिस। अभी अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करूँ, दिस द इंटरैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड द सैटेलाइट, फॉर्मूला क्या था, माइनस में लिखते थे। इज दैट क्लियर? कुछ प्रॉब्लम है? इतना टाइम आया ना बोर्ड? हाँ। सो इफ यू टॉक अबाउट पोटेंशियल एनर्जी, यू रिमेंबर द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी। और हर बार मैंने कहा कि व्हेनेवर यू पुट द फॉर्मूला यू पुट इट अलोंग विद साइन। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, -G M छोटा m डिवाइडेड बाय व्हाट, RE + h। डू यू एग्री विद दिस? करेक्ट। काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी के मैग्नीट्यूड में क्या रिलेशन है? काइनेटिक एनर्जी इज हाफ ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड। मैं साइन के बारे में बात नहीं कर रहा, अगर दोनों के मैग्नीट्यूड को चेक करोगे तो काइनेटिक एनर्जी का मैग्नीट्यूड इज हाफ ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। इज दैट क्लियर? अच्छा, ये जो पोटेंशियल एनर्जी के सामने एक माइनस साइन आया है, माइनस साइन क्या सिग्निफाई करता है, व्हाट डज इट सिग्निफाई? इट इज नहीं, फोर्स में तो अट्रैक्टिव था, बट यहाँ पर एनर्जी के आगे माइनस साइन लिखने का मतलब क्या है? हमको पता है कि इन्फिनिटी में ये सिस्टम का टोटल पोटेंशियल एनर्जी 0 था। तो ये लोग इस पर्टिकुलर सिचुएशन में रहेंगे क्यों? मैंने तुमको पहले बताया था ना, स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूक्लियर इक्विलिब्रियम। एक मार्बल को ऊपर लेके जाता है, वो बार बार नीचे आना चाहता है। इज दैट क्लियर? तो बात को समझो कि अभी अगर इस पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन में अर्थ एंड सैटेलाइट मूव कर रहा है, इसका मतलब है कि ये वाला सिस्टम ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू द सिचुएशन व्हेन द सैटेलाइट वाज वेरी वेरी फार अवे फ्रॉम अर्थ, राइट। और नेगेटिव साइन ये इंप्लाई करता है कि ये सिस्टम स्टेबल है और ये दोनों सिस्टम सस्टेन करेगा टाइम के साथ, खराब नहीं हो जाएगा टाइम के साथ। इज दैट क्लियर? ये सिग्निफाई करता है। इज दैट क्लियर? राइट। नेगेटिव energy implies that they will stay together. Is that clear? So this is the potential energy. So what will be the total energy in this case? Kinetic energy कितना होगा? Potential energy क्या होगा? Sorry, 2 छूट गया यहाँ पर।
है ना? इज दैट क्लियर? टोटल एनर्जी कितना आएगा? आएगा ऐसा? इज दैट क्लियर? नाउ कैन आई राइट mod of k is equal to mod of v is equal to mod of u divided by 2. Do you agree with this? Kinetic energy and total energy का जो magnitude है, they are exactly same and this is half of that of potential energy. क्या एक्सप्रेशन उनको पहले मिला था कभी? केमिस्ट्री में नहीं, एटॉमिक स्ट्रक्चर में मिला है. कहाँ मिला? एटॉमिक स्ट्रक्चर में मिला. इज दैट क्लियर? तो मैंने तो कहा था यहाँ का गवर्निंग लॉस और एटॉमिक स्ट्रक्चर में देखो, एटॉमिक लेवल का जो लॉस है, एटॉमिक लेवल पे इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस के मूवमेंट को जो कंट्रोल करता है, जो रूल्स है, यहाँ पर भी प्लानिटरी मोशन में भी रूल्स वही है. इज दैट क्लियर? और ये रिलेशन होल्ड करता है, दैट इज mod of k इक्वल टू mod of e इक्वल टू mod of u by 2. इज दैट क्लियर? पक्का? पॉज करना, बीच में टैप हुआ, फोकस. ओके फाइन, वेरी इजी क्वेश्चन. देखो एक अर्थ है, एक सैटेलाइट है, इसके मास को हम छोटा है मान लेते, वैल्यूज हम बाद में पुट करेंगे. दिस इज मास ऑफ अर्थ, ठीक है ना? अभी बोला कि हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर इट टू ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 4e. अभी कितने ऑर्बिट के रेडियस में घूम रहा है? ट्वाइस आर के रेडियस में घूम रहा है. मतलब अभी अगर मुझे एक नया ऑर्बिट में लेके जाना है जिसका रेडियस कितना है? 4e. सो व्हाट आर द चेंजेस इन काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, और एक्स्ट्रा कितना एनर्जी चाहिए, ठीक है ना? दैट मीन्स हमने जो जस्ट नाउ कंसेप्ट सीखा उसी पे ही क्वेश्चन है. सो एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या है? G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाई ट्वाइस RE प्लस H विद माइनस साइन. माइनस साइन को हम भूल नहीं सकते. क्या एक बात मानते हो कि RE प्लस H एक्चुअली रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ? डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर. इज दैट क्लियर? मैं इसको मिटा देता हूँ क्वेश्चन को. अच्छा, सो इन दिस केस अगर मैं इस ऑर्बिट में, जब ट्वाइस RE के ऑर्बिट में जब ये सैटेलाइट था, उस वक्त उसके पास कितना टोटल एनर्जी है वो लिख लेते. सो दैट इज इनिशियल एनर्जी EI कितना होगा? माइनस C कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर. इन दिस केस इट इज 2 RE. ये कितना आएगा? इज दैट क्लियर? कम ऑन. अभी जब वो एक नए ऑर्बिट में चला जाएगा जिसका ये डिस्टेंस है 4 RE, इस नए ऑर्बिट में इसका टोटल एनर्जी कितना वो देखते हैं. देखो अर्थ के जितने पास रहेगा ना उसका एनर्जी उतना कम होगा. बोलो क्यों? बिकॉज इट इज एन अट्रैक्टिव फोर्स, राइट? नेचर चाहता है कि दोनों एक साथ पास पास रहे. इज दैट क्लियर? तो अर्थ के जितना पास रहेगा उस सिस्टम का जो एनर्जी है वो उतना ही कम होगा. इज दैट क्लियर? ओके, नाउ इन दिस केस अभी अगर मैं फाइनल एनर्जी लिखना चाहूँ, ट्वाइस डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, हम क्या लिख सकते हैं? 4 RE. और ये कितना आ जाएगा? इट इज माइनस G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय व्हाट? 8 RE. खुद सोच के देखो, राइट? इन दिस केस ये वाला दिस इज लेस नेगेटिव, है ना? एंड दिस इज मोर नेगेटिव. मतलब ये कम है, ये क्या है? ज़्यादा है. और हमने एक्सपेक्ट किया ही था, बिकॉज अर्थ जो है वो सैटेलाइट को अपनी तरफ खींच रहा है. तो नेचर के विल के अगेंस्ट अगर तुम उसको दूर लेके चले जाओगे, व्हाट विल हैपन विद द एनर्जी ऑफ द सिस्टम? द एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज गोइंग टू इंक्रीज, राइट? अगर अट्रैक्टिव फोर्स है और वो ऑब्जेक्ट उसके तरफ ही जा रहा है, व्हाट विल हैपन विद द एनर्जी? इट इज गोइंग टू डिक्रीज. ठीक है? सो यहाँ से हम आराम से निकाल सकते हैं व्हाट इज द चेंज इन एनर्जी. दैट इज E फाइनल माइनस E इनिशियल. E फाइनल माइनस इनिशियल, दिस माइनस दिस कितना आएगा बताओ? है ना? बोलो कितना आएगा इन दिस केस? हाँ 50. वैल्यूज नहीं चाहिए मुझे, इस फॉर्म में बताओ. मतलब 1/4 माइनस 1/8 कितना आएगा? G कैपिटल M स्मॉल m पार एक को कॉमन ले लिया, 1/4 माइनस 1/8 कितना आएगा? आएगा ना? तो ये होगा आंसर. प्लस में आया, आना ही चाहिए था, बिकॉज तुम बाहर गए हो तो एनर्जी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, मतलब हमको एनर्जी देना पड़ेगा.
ठीक है. एंड द सेकेंड थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर टोटल एनर्जी. कैन आई से द एक्सप्रेशन फॉर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज G कैपिटल M डिवाइडेड बाय 4I. ये लिख सकता हूँ. कैन आई से द एक्सप्रेशन फॉर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जीज, वो तो नेगेटिव में होगा, K E U by 2. तो U कितना होगा? 2 times द टोटल एनर्जी, राइट. दैट इज 2 times द टोटल एनर्जी. इन दिस केस कितना हो जाएगा? माइनस G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय 2RE. करेक्ट. सो व्हाट अबाउट द फाइनल काइनेटिक एनर्जी? K E U by 2. K का मैग्नीट्यूड और E फाइनल का मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम. इन दिस केस हम क्या लिख सकते हैं? दैट इज G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय व्हाट? 8RE. एंड व्हाट अबाउट द फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम? K E U by 2. तो U जो है दैट इज 2 times द टोटल एनर्जी. टोटल एनर्जी इन दिस केस इज दिस. इसके साथ 2 मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा? माइनस G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय व्हाट? 4RE. इज दैट क्लियर? उसके बाद तो तुम कर ही सकते हो. चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. कोई डाउट? पक्का? पॉज करना. ओके फाइन. याद है? सो एक अर्थ है, ये तुम हो और तुम्हारे सर के ऊपर, लेट अस इमेजिन, एक सैटेलाइट दिख रहा है तुमको, राइट. नाउ माय क्वेश्चन इज, अगर इस सैटेलाइट को तुम्हारे रेस्पेक्ट में, रेस्ट में रहना है, इसका मतलब क्या है कि कभी भी दिन में, कभी भी या रात में, कभी भी अगर तुम ऊपर देखोगे तो तुमको वो सैटेलाइट दिखाई देगा. इसका मतलब है कि सैटेलाइट तुम्हारे साथ एक साथ गोल घूमेगा. दैट मीन्स द सैटेलाइट विल बी एट रिलेटिव रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू यू. इज दैट क्लियर? तो उस सैटेलाइट को कितने हाइट पे हमको छोड़ना पड़ेगा? मतलब व्हाट इज द हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ अबाउट विच द सैटेलाइट विल बी मूविंग इन ए सर्कल. सबसे पहले हमको ये निकालना है. इज दैट क्लियर? तो सबसे पहली बात जो है कि ऐसे सैटेलाइट को हम क्या बुलाते हैं? ऐसे सैटेलाइट को हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बुलाते हैं. ये सैटेलाइट विद इज एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ. अर्थ के साथ गोल घूमेगा तो अर्थ के रेस्पेक्ट में क्या होगा? रेस्ट में ही होगा. इज दैट क्लियर? सो द फर्स्ट ऑब्वियस रिक्वायरमेंट फॉर सच ए काइंड ऑफ सैटेलाइट इज दैट कि अर्थ को अगर पूरा गोल घूमने में 24 घंटा लगता है तो उसको भी पूरा एक सर्कल घूमने में कितना टाइम लगेगा? 24 घंटा ही लगेगा. इज दैट क्लियर? तो पहला जो है, उस सैटेलाइट का टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन हैज टू बी इक्वल टू व्हाट? 24 आवर्स. डू यू एग्री विद दिस? कम ऑन. ओके. तो अगर तुमको याद है, मैंने एक सैटेलाइट का टाइम पीरियड का फॉर्मूला डिराइव किया था. मैंने बेसिक एक्सप्रेशन लिख कर रखा है 2πr/v. 2πr, r is the radius of the orbit. In this case that is re plus h divided by velocity of the satellite. ये भी डिराइव किया था. अभी थोड़ी देर पहले यूज भी किया है. रूट ओवर ऑफ व्हाट? GME by re plus h. इसको अगर ढंग से लिखोगे और यहाँ से re plus h को लेफ्ट हैंड साइड में रखोगे और बाकियों को राइट हैंड साइड में रखोगे, रखने के बाद अगर तुमने t की जगह क्या पुट कर दिया? 24 आवर्स. g का कांस्टेंट वैल्यू है, मास ऑफ अर्थ पुट कर दिया, 4π² पुट कर दिया. तो यहाँ से h का जो वैल्यू निकलता है, h मतलब द डिस्टेंस अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, वो कितना आता है? 35,800 किलोमीटर्स. मतलब इफ़ यू वांट टू हैव ए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, the distance or the altitude of the geostationary satellite with respect to earth, with respect to the surface of earth is at a height of 35,800 kilometers. समझ में आया? So पहला रिक्वायरमेंट क्या है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का? उसका टाइम पीरियड 24 घंटा होना चाहिए. उसी से हमने क्या डिराइव कर लिया कि अर्थ के सरफेस से कितना ऊपर होना पड़ेगा? 35,800 किलोमीटर्स. ठीक है ना? पक्का? अच्छा, और एक रिक्वायरमेंट क्या? उसका प्लेन ऑफ ऑर्बिट क्या होना पड़ेगा? प्लेन ऑफ ऑर्बिट. यहाँ पर तो हमने एक इक्वेटोरियल प्लेन दिखाया ना? इक्वेटोरियल प्लेन देखो, ये जो ऑर्बिट दिख रहा है, इस ऑर्बिट का जो प्लेन है, इज इट नॉट पासिंग थ्रू द इक्वेटर? इट इज पासिंग थ्रू द इक्वेटर. ये हो गया सेंटर. द सेंटर लाइज ऑन दिस प्लेन ऑफ द ऑर्बिट. जिसको हमने बोला इक्वेटोरियल प्लेन. क्या मैं ऐसा ऑर्बिट इमेजिन कर सकता हूँ? ऐसा क्या? ऐसा ऑर्बिट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, क्या एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ऐसे ऑर्बिट में गोल घूम सकता है? गोल तो घूम सकता ही है, मैं उसको लेकर मना नहीं कर रहा, बट माय क्वेश्चन इज विल दैट बी ए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट? कैसे पता चला? हाउ डू यू नो दिस?
जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का मतलब ये है कि कोई भी वो बंदा हमेशा अगर सर के ऊपर देखेगा तो क्या दिखेगा, दिखाई देगा उसको, ये सैटेलाइट दिखाई देगा। इज दैट क्लियर? अभी खुद सोच के देखो कि सैटेलाइट अभी यहाँ पर है और वो बंदा यहाँ पर खड़ा हुआ है, तो उसको ये सैटेलाइट दिख रहा है, बढ़िया। 12 घंटे के बाद, जस्ट इमेजिन 12 आवर्स के बाद ये आदमी कहाँ रहेगा? आदमी का प्लेन ऑफ रोटेशन क्या है? आदमी तो ऐसा गोल घूम रहा है, अर्थ तो ऐसा गोल घूम रहा है, तो आदमी भी ऐसा घूम रहा है, तो 12 घंटे के बाद आदमी यहाँ पहुँच जाएगा। और सैटेलाइट कहाँ पहुँचेगा? सैटेलाइट गोल घूम के यहाँ पहुँच जाएगा। तो हो गया ना रिलेटिव पोजीशन चेंज। सो दिस कैन नॉट बी ए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। समझ में आया? लेकिन अगर मैं उस सैटेलाइट के ऑर्बिट को इक्वेटोरियल प्लेन में रखता हूँ, 12 घंटे के बाद ये आदमी यहाँ रहेगा और सैटेलाइट भी गोल घूम के उसके सर के ऊपर ही आएगा। बात समझ में आया? तो इस चीज़ को हमेशा याद रखना कि एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को अगर जियो स्टेशनरी होना है, उसका प्लेन ऑफ मोशन हैज़ टू बी द इक्वेटोरियल प्लेन विच शुड पास टू द सेंटर, राइट? देन ओनली विल हैव ए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। कोई डाउट? बहुत सिंपल सा है। अच्छा, एक तो हो गया जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, दूसरा हो गया पोलर सैटेलाइट्स। नाम सुन के समझ में आ गया कि किधर घूमेगा ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में गोल घूमेगा। दिस आर वेरी लो ऑल्टीट्यूड सैटेलाइट्स, कुछ 500 से 800 किलोमीटर का ऑल्टीट्यूड होता है उनका, राइट? लेकिन कुछ सोच के देखो, अर्थ अगर ऐसा है और अगर पोलर सैटेलाइट है ये, इज दैट क्लियर? तो जब ये गोल घूमेगा, वो नॉर्थ पोल को एक बार इमेजिंग करेगा उसका, फिर जब नीचे आएगा तो अर्थ का एक छोटा सा स्ट्रिप का इमेज आएगा, फिर साउथ पोल का आएगा। डू यू एग्री विद दिस? जब वो फिर से घूम के रिटर्न जाना चाहेगा तो तब तक अर्थ थोड़ा रोटेट हो जाएगा। तो अर्थ अगर थोड़ा सा रोटेट हो गया और सैटेलाइट फिर से वही चक्कर मार रहा है, इस बार अर्थ का वो दूसरी स्ट्रिप का फोटो निकाल के देगा। मतलब अर्थ का जो इमेज बन रहा होगा वो स्ट्रिप बाय स्ट्रिप बन रहा होगा। समझ में आया? इसका रीज़न क्या है? बिकॉज जितने टाइम में ये पूरा चक्कर मारता है ना, अर्थ भी गोल घूम जाता है। वो उसका प्लेन ऑफ रोटेशन तो एक ही है, लेकिन अर्थ जो है वो गोल घूम रहा है, तो हर बार अर्थ का एक अलग अलग स्ट्रिप का इमेजिंग हो जाता है। बात समझ में आया? और ऐसे पोलर सैटेलाइट का टाइम पीरियड कुछ 100 मिनट्स जैसा होता है। आई थिंक सो 100 मिनट्स ही है, मैं देख लेता हूँ। हाँ, 100 मिनट्स ही है, ठीक है ना? तो 100 मिनट समझ में आ रहा है ना? बहुत फास्ट गोल घूम रहा है। सो बाय दी एंड ऑफ द डे तुमको पूरा अर्थ का एक पिक्चर मिल जाएगा, लेकिन स्ट्रिप बाय स्ट्रिप मिलेगा। सारे स्ट्रिप्स को जोड़ना पड़ेगा, तब जाकर तुमको अर्थ का पूरा पिक्चर मिलेगा। इज दैट क्लियर? हाँ, तो ऐसे सैटेलाइट्स को यूज़ करके पोलर रीजन्स का स्टडी किया जाता है अच्छे से। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि सर सैटेलाइट क्यों चाहिए, व्हाई डू वी नीड ए सैटेलाइट? उसके बारे में थोड़ा सा बता के रखता हूँ। सैटेलाइट के थ्रू क्या होता है? इट्स बेसिकली यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन, एक जगह से दूसरी जगह। तो सर टेलीफोन से क्यों नहीं कर सकते, सैटेलाइट क्यों चाहिए, सैटेलाइट का क्या एडवांटेज है? कुछ समझ में आया मेरा क्वेश्चन क्या? ओके, तो देखो, अगर ये अर्थ है तो ये हो गया हमारा एंटेना। डू एग्री विद दिस? बात समझ में आया? तो यहां से अगर कोई सिग्नल आएगा वो एट मैक्स यहां तक पहुंच पाएगा, और यहां से कोई सिग्नल अगर इस तरफ भेजोगे वो एट मैक्स यहां तक पहुंच पाएगा। मतलब दिस लाइन विल बी ए टेंजेंट टू दिस सर्कल और दिस सरफेस ऑफ द अर्थ। बात समझ में? इसके आगे यहाँ पर या यहाँ पर या यहाँ पर या यहाँ पर ये सिग्नल पहुँच नहीं पाएगा, बिकॉज द कर्वेचर विल पोज ए लिमिटेशन। बिकॉज यहाँ पर जाके वो अर्थ के सरफेस को टच कर जाएगा और वो जा नहीं पाएगा। इज दैट क्लियर? अच्छा, इसको अगर मैं थोड़ा और ऊपर कर दूँ तो थोड़ा और नीचे जाएगा। समझ में आ रहा मैं क्या कर रहा हूँ? थोड़ा और नीचे जाएगा, सो मोर एरिया विल बी कवर्ड, और ज़्यादा एरिया पे वो इन्फॉर्मेशन भेज पाएगा और वो ज़्यादा रीजन कवर कर पाएगा। तुमको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? दैट मीन्स मैं जितना ऊपर जाते जाऊँगा, कोई प्रॉब्लम? अच्छा, तुम लोगों को समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ? हम जितना ऊपर जाते जाएंगे तो ज़्यादा एरिया कवर होता जाएगा। इज दैट क्लियर? तो बहुत ऊपर जाना है तो हमको सैटेलाइट ही चाहिए होगा। बात समझ में आया? तो सैटेलाइट होने से बहुत बड़ा रीजन कवर हो सकता है।
इज दैट क्लियर? तो सैटेलाइट होने से क्या होता है, ऊपर अगर सैटेलाइट है तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर सैटेलाइट है तो यहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पहुँचता है और सैटेलाइट वो इन्फॉर्मेशन को फिर से रिले करके यहाँ तक पहुँचता है। बात समझ में आया? तो ऐसे सैटेलाइट कम्युनिकेशन में थोड़ा सा लैग होता है। लैग समझ में आता है? थोड़ा सा लैग होता है बिकॉज ट्रैवल करने में, इवन दो दे ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ लाइट, पर इतना डिस्टेंस कवर करने में 1-2 सेकेंड्स का लैग आ जाता है। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? सो दैट इज़ द रीज़न वी आर यूजिंग सैटेलाइट्स फॉर कम्युनिकेशन, फॉर मीटेरोलॉजिकल स्टडी, हम सैटेलाइट्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, पॉज। लास्ट एक छोटा सा कंसेप्ट है वेटलेसनेस का। वेट हम कहते थे mg कहते थे, राइट, बट वेट का एक्सपीरियंस हमको कैसे मिलता है कि हमारा वेट है, वो एक्सपीरियंस कौन देता है? वो mg नहीं देता। बिकॉज अगर तुम बिल्डिंग से कूद जाओगे ना, यू विल फील वेटलेस। हमको वेट का फील कब देता है? जब व्हेन आई एम स्टैंडिंग ऑन द फ्लोर और मेरे पैरों पे नॉर्मल लग रहा है, तो नॉर्मल मेरे पैरों को क्या करता है? ऊपर की तरफ प्रेस करता है, वही नॉर्मल mg के बराबर होता है। तो नॉर्मल फोर्स, मेरे पैरों पे जो फोर्स लगा रहा है ना, वो मुझे फीलिंग देता है कि मेरा वेट है। जब कोई बंदा बिल्डिंग से कूद जाएगा तो उसके ऊपर सिर्फ एक ही फोर्स लगता है, दैट इज mg व्हिच इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। उसके पैरों पे तो कोई नॉर्मल नहीं लग रहा, तो उसको रियलाइज़ नहीं होगा कि उसका कोई वेट है। उसको क्या फील होगा कि मैं वेटलेस हूँ। तो हमारे पैरों में जो नॉर्मल लगता है ना, वही हमको वेट का फीलिंग देता है। दैट इज़ द रीज़न जब तुम लिफ्ट के अंदर रहते हो एंड द लिफ्ट इज मूविंग अप इन केस ऑफ NLM, तो लोग बोलते हैं ना वेट ज़्यादा हो जाता है। वेट mg ही है, वेट का एक्सपीरियंस ज़्यादा हो जाता है बिकॉज तब n का वैल्यू कितना हो जाता है? mg प्लस ma। याद है ये चीज़? जब वही लिफ्ट नीचे जाता है तो तुमको अपना वेट कम फील होता है बिकॉज पैरों का जो नॉर्मल का वैल्यू है वो कितना हो जाता है? n = mg - m। गेटिंग द पॉइंट? एक तो होता है कि नॉर्मल, बात को समझो, हमको जो वेट का फील देता है वो कौन देता है? नॉर्मल देता है। इज दैट क्लियर? सिमिलरली जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक स्प्रिंग बैलेंस है, एक ब्लॉक को हैंग करके रखा, दिस इज स्प्रिंग बैलेंस, राइट? अच्छा, स्प्रिंग कितना रीडिंग देगा? स्प्रिंग जितना खींचेगा उतना रीडिंग देगा। और स्प्रिंग खींचता क्यों है? बिकॉज एक mg यहाँ लग रहा है और ऊपर एक kx लग रहा है, तो kx = व्हाट? mg। मतलब ये बात समझ को देखो कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट रेस्ट पे है और ये जो एंड पॉइंट है स्प्रिंग का, द एंड पॉइंट ऑफ द स्प्रिंग हैज गॉन डाउन बाय डिस्टेंस ऑफ व्हाट? x। तभी जाके स्प्रिंग खींचता है। तुमको पता था ना कि स्प्रिंग का दोनों एंड्स अगर एक ही वेलोसिटी से ट्रैवल करता है तो स्प्रिंग के लेंथ में कोई चेंज नहीं आता। यहाँ पर लेंथ में चेंज क्यों आया? बिकॉज एक एंड फिक्स्ड है, दूसरे एंड मूव करता है। बात समझ में आया? तो लेंथ खिंच जाता है, स्प्रिंग फोर्स डेवलप हो जाता है और स्प्रिंग बैलेंस का जो स्प्रिंग में जो फोर्स लगता है वही स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग होता है। अभी जस्ट सोचो कि अगर ये पूरा स्प्रिंग बैलेंस फ्री फॉल करना चालू कर दे, क्या करना चालू कर दे? फ्री फॉल, गिरना चालू कर दे, तो ये टॉप पॉइंट का भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना होगा? जी। बात समझ रहे हो ना? तो स्प्रिंग का बॉटम पॉइंट का भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना होगा? जी। ब्लॉक डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितने एक्सेलरेशन से जाएगा? जी से जा रहा है। इज दैट क्लियर? तो इफ आई वॉच द स्प्रिंग को देख के बताओ कि अगर ऊपर वाला भी जी से नीचे जा रहा है, नीचे वाला भी जी से नीचे जा रहा है, विल देयर बी एनी चेंज इन द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग? देयर विल बी नो चेंज इन द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। तो स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग कितना आएगा? 0 आएगा। ब्लॉक पे क्या फोर्स लग रहा होगा? ब्लॉक पे सिर्फ mg लग रहा होगा बिकॉज स्प्रिंग ने तो फोर्स लगा ही नहीं। बात समझ में आया? सो दैट इज द रीजन इन दिस केस स्प्रिंग बैलेंस विल बी रीडिंग 0। दैट इज द रीजन हम क्या कहते हैं कि द ब्लॉक विल हैव नो वेट, वेटलेस फील करेगा ब्लॉक बिकॉज उसके ऊपर जैसे नॉर्मल हमको फील दे रहा था, ब्लॉक को kx फील दे रहा था कि भाई तुम्हारा वेट है बोल के रोक के रख रहा था। अभी kx ही नहीं है तो ब्लॉक को क्या फील होगा? वेटलेस फील होगा। इज दैट क्लियर? सिमिलरली जब किसी सैटेलाइट्स में भी तो लोग रहते हैं ना अंदर स्पेस में, राइट? तो आदमी के ऊपर भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना एक्सेलरेशन है? लेट अस से g, मतलब अलग g होगा, 9.8 नहीं होगा, कुछ और एक्सेलरेशन होगा। इसका भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना है? g। जिस कैबिन के अंदर है वो लोग, उस कैबिन का भी सेंटर के तरफ कितना एक्सेलरेशन है? g। चलो मैं g इफेक्टिव लिख देता हूँ सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज्ड। आदमी का भी क्या होगा? g इफेक्टिव। समझ में आया? सो आदमी और इस कैबिन के बीच कोई प्रेसिंग टेंडेंसी आएगा क्या? नहीं आएगा।
सो व्हाट विल हैपन, व्हाट विल बी द एक्सपीरियंस ऑफ दिस पर्सन, उस आदमी को फील होगा कि वेटलेस. दैट इज द रीजन स्पेस में हमको क्या फील होता है, वेटलेस फील होता है, बिकॉज हम किसी सरफेस के अगेंस्ट प्रेस नहीं कर पाते. इज दैट क्लियर? कोई डाउट इसमें? चलो, डन फॉर टुडे.